लेकिन सीयूटी के एग्ज़ाम जो है उनका बड़ा लंबा प्रोसीजर था। तो लेकिन इस बार जो है एनटीए ने बड़ा अच्छा सिस्टम तैयार किया है और 2 दिन के अंदर वो सभी छात्रों के जो हैं पेपर जो ले लेंगे। बैठे आपके बिल्कुल पीछे वो जन्नत का एरिया है, तो अभी तो खाली लग रहा है क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। डीयू चाहे तो एक सेंट्रलाइज ऐसी एकेडमी डीयू खोल सकती है जिसमें वो सेंट्रलाइज एडमिशन करके और जो बच्चे आईएएस वगैरह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको प्रोत्साहन कर दे सकती है। आपकी कॉलेज के सर माहौल की बात है, और दिल्ली में जब पेरेंट्स गर्ल्स को भेजते हैं बाहर, क्योंकि सीयूटी से आने के बाद बाहर से गर्ल्स बहुत आ रही हैं, तो गर्ल्स सेफ्टी का कोई इशू लेकर भी कभी कोई आया आपके पास सर? देखिए, लास्ट ईयर हमारा इनटेक रहा 971 एडमिशन हमने की, और पॉपुलर कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, आपको मालूम ही है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका ये बीबीई हमारे चलते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं। इनमें लगभग सीटें जो हैं हमारी पहली लिस्ट में ही वो ऑलमोस्ट फुल हो जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अब सीयूटी के एग्ज़ाम की आप तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर आपके बहुत से सवाल हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए सीरीज़ शुरू की हुई है, और आज हम मौजूद हैं डीयू के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में, और हमारे साथ मौजूद हैं एसडीटीबी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुरु मोहिंदर सिंह, और उनसे हम सीयूटी के साथ साथ डीयू एडमिशन और उसके अलावा आपके जो सवाल हैं, आपके पेरेंट्स के जो सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। खालसा कॉलेज में कौन से नए कोर्सेज शुरू हुए हैं और यहाँ फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उनकी क्या स्थिति है, बात करेंगे। स्वागत है गुरु मोहिंदर जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। और सर, पहला सवाल आपसे यही है कि इस साल जो है वो किस तरह की तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि अब तो क्लासेस डिस्पर्स हो गई हैं और अब नए एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है। जी देखिए, आप जानते ही हैं कि सीयूटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चलते हैं और उसके बेसिस पे ही सबको एडमिशन मिलती है। लेकिन सीयूटी के एग्ज़ाम जो हैं उनका बड़ा लंबा प्रोसीजर था। तो लेकिन इस बार जो है एनटीए ने बड़ा अच्छा सिस्टम तैयार किया है और 2 दिन के अंदर वो सभी छात्रों के जो हैं पेपर जो ले लेंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सेशन हमेशा लेट चलता है डीयू का, और वो जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो पाएगा। जी, एक पेरेंट्स का भी सवाल है सर कि एक एक शिफ्ट में जो है वो कई 3-3 डोमेन के एग्ज़ाम है, तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी सर कैंडिडेट्स को? सर, कैंडिडेट को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि सारा जो है वो एनसीईआरटी का ही सिलेबस वगैरह जो उन्होंने 12th में पढ़ा है वही आता है। सिर्फ इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसमें कंप्रिहेंसिव या कोई और तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत आए। उन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और सारा कोर्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको तो बिल्कुल ये कोचिंग भी लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 12th का सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप आराम से सीयूटी क्लियर कर सकते हैं। जी, मतलब कोचिंग की सर कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट मिनट भी कैप्सूल कोर्सेज़ की बात हो रही है। वो देखिए, आप जो मर्ज़ी कराएँ, कोचिंग का एक बिज़नेस चल रहा है। आप 20-25 हज़ार रुपये दे के कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कारण ये है कि 10+2 में आपने 12th का भी एग्ज़ाम दिया है, आपको सारे सब्जेक्ट की अवेयरनेस है, सारे सब्जेक्ट आपने थॉरली पढ़ के ही वो एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आपको वो सब्जेक्ट सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, एक बारी रिवाइज़ करके आप अपने आप ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत है। और सर जो है वो आपके यहाँ अब हॉस्टल की कैसी थी? इस बार से हॉस्टल अलॉटमेंट होगा सर? हॉस्टल हमारे दोनों वर्किंग हैं। लास्ट ईयर भी हमने हॉस्टल स्टार्ट कर दिया था। दोनों लड़कियों के गर्ल्स के हॉस्टल हैं। लगभग 350 की कैपेसिटी है, और हमारे पास इस वक्त हैं अपना 250 के करीब लड़कियां जो हैं। जी, इस साल क्योंकि लास्ट ईयर शुरू किया है तो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही आए थे, लेकिन इस साल जो आएंगे तो फिर हमारा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी चले जाएंगे बच्चे। तो मुझे लगता है कि हॉस्टल जो है वो लगभग फुल हो जाएगा इस साल। मोटे तौर पे सर लगभग कितना खर्चा बैठता है हॉस्टल में? देखिए, हॉस्टल खर्चा जो काफ़ी बैठता है, लेकिन यह है कि अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे कॉलेज से और या दूसरे पीजीस वगैरह से, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा कम ही होगा उससे, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने दे रखी हैं। बिजली पानी तो है ही, वाईफाई वगैरह सब कुछ है, और साथ में आपका खाना है, 3 टाइम का खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, और इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं पड़ता है। जी, और सर आपके यहाँ कॉलेज की कोर्सेज़ की बात करें और पिछले साल का इंटेक जो है वो एडमिशन का कितना रहा सर? देखिए, लास्ट ईयर हमारा इंटेक रहा 971
971 एडमिशन हमने की। और पॉपुलर कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, आपको मालूम ही है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका ये बीबीई हमारे चलते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं। इनमें लगभग सीटें जो हैं हमारी पहली लिस्ट में ही वो ऑलमोस्ट फुल हो जाती हैं। मतलब कट ऑफ सिर्फ ऊंची ही रहती है? कट ऑफ तो हमेशा ऊंची रहती है। इस बार तो वैसे ही आपको मालूम है 15 लाख से ऊपर लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कट ऑफ जो है आप पिछली बार ही इतनी हाई गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद 100 भी आपको मिलेंगे इस बारी। तो पिछली बारी भी मिले थे, तो लगभग इतना ही 199 के आसपास रहने वाली है। पीछे सर हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जो CUT के टॉपर्स बचे हैं वो भी हमारे यहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई कोर्सेज, जैसे मैंने आपको पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बताया, वो पॉपुलर कोर्सेज हमारे फर्स्ट लिस्ट में ही सारी सीट्स फुल हो गई थी। तो मतलब सेकंड थर्ड लिस्ट के बाद तो हमारे पास जो बहुत कुछ कोर्सेज में सीटें बचती हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अदरवाइज पॉपुलर कोर्सेज में हमारा पहली और दूसरी लिस्ट में सब खत्म हो जाता है। जी, CUT का सर ये 5वां साल है, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं जी। और एक CUT स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिख रहा है, जी। तो इसको कैसे देखते हैं सर कि इसने कितना फ़र्क डाला है एडमिशन प्रोसेस में? देखिए, एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया, सबसे बड़ी बात है कि आपका एडमिशन ट्रांसपेरेंट हो गया। जो कुछ है वो यूनिवर्सिटी कट ऑफ में जितना आपका आता है कट ऑफ में नंबर, वो यूनिवर्सिटी ही एलोकेट आपको कर देती है, और आपकी चॉइस बेस्ड होता है। आपने चॉइस भरी है, कौन सा कॉलेज भरा है, उसके हिसाब से होता है। तो मुझे लगता है पिछले 5 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इस साल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी दो दिनों में सारे पेपर वो ख़त्म करना चाहते हैं और एडमिशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अभी और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आने वाले सालों में आपको और भी दिखेगी। तो क्योंकि 15 लाख लोगों का, 15 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना कोई आसान काम नहीं है, तो उसमें रिज़ल्ट में भी टाइम लगता है। पर जिस हिसाब से एनटीए अगर 2 दिन में ये सब ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है जो हम 1.5-2 महीने का हमेशा हमारा लेट रहता है सेशन, वो शायद इस बार टाइम पे ख़त्म पूरे स्टार्ट हो पाए और ख़त्म भी टाइम पे हो। मतलब ये सर पोस्ट कोविड और उसके बाद ये जो CUT का पूरा करके इस बार जो है शायद सेशन जो है टाइम पे बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो जब से शुरू हुआ है 2020 से, तो 2020 से लेके हमेशा ये होता था कि रिज़ल्ट लेट आता था, रिज़ल्ट लेट आने की वजह से सेशन जो है लेट स्टार्ट होता था। लेकिन इस बार ये एनटीए जो है वो थोड़ा अच्छा कर रही है, और अगर वो जल्दी रिज़ल्ट दे पाएगी तो मुझे लगता है कि हम जल्दी जो है सेशन शुरू कर पाएंगे, और जो 1.5-2 महीने का हमारा बैकलॉग होता है और बच्चों का नुकसान होता है 1.5-2 महीने का, वो शायद इस बार ही बच जाए। अच्छा, DU की सर जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रक्रिया है, तो उससे कितने संतुष्ट हैं सर आप? सर उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि रीज़न देखिए, वो कोई आसान काम नहीं होता। आप 15 लाख बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद उनको एलोकेट करना सीट्स कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ अप्लाई करना, उनमें देखना भी कौन किस बच्चे ने कहाँ अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद उसको मेरिट बेस पे उसको वहाँ लिस्ट में लगाना और भेजना। तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एडमिशन कमेटी, एडमिशन ब्रांच ने हमारा बहुत अच्छा काम जो है पिछले सालों में किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा सर, आपका कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है जी, तो उसमें उसके दाखिले भी सर अलग से होते हैं? देखिए, उसके दाखिले अलग से नहीं होते। दाखिले जो हैं वो CUT की प्रक्रिया से ही होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि 50% सीट्स जो हैं वो हमारी माइनॉरिटी के लिए रिज़र्व होती हैं। तो जो बच्चे माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट जमा कराते हैं CUT के, जब ये DU का फॉर्म भरेंगे, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो उन बच्चों को जो है उनकी लिस्ट सेपरेट बनती है जी, और उसमें उनको बेनिफिट होता है माइनॉरिटी का, वो डेफिनेटली होता है। तो सर ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है? मतलब ये सर्टिफिकेट जो हैं वो नॉर्मली अब दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करती है, हमारी जो पेरेंट बॉडी भी है वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट, और उसके बेसिस पे हम एडमिशन करते हैं। बाकी कोई बच्चा हरियाणा से आ रहा है या दूसरी स्टेट से आ रहा है, तो वहाँ के भी कुछ जो हैं उन्होंने दे रखे हैं कि भी इनसे आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वो वैलिड होगा जी, तो इस हिसाब से होता है। और सर जब नए सेशन में विद्यार्थी आएंगे जी, तो कॉलेज में क्या बदलाव दिखेगा उनको? देखिए, कॉलेज में अब मैं ये कह सकता हूँ जी, इस बार हमने लाइब्रेरी सेंट्रलाइज AC कर दिया है। हमारे मैक्सिमम रूम जो हैं एयर कंडीशनड हैं, और कुछ अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कोशिश करेंगे छुट्टियों में उसको ठीक कर पाएँ, तो रिपेयर का प्रोसेस भी शुरू होने वाला है। तो आप देखेंगे कि भी बच्चे हमारे यहाँ जितने भी आते हैं सब खुशी रहते हैं, और आगे भी बच्चे खुशी रहेंगे। और सर आपके यहाँ जन्नत एक जगह है, वही बड़ी पॉपुलर है? जी जी, जन्नत देखिए, उसके नाम से ही आपको पता लगता है कि जहाँ बच्चे अपने आप को फ्री फील करते हैं, जो मर्ज़ी करें, हम वो यहाँ बैठते हैं।
और हमारे जितने मैक्सिमम कार्यक्रम होते हैं वो बच्चे या एग्जीबिशन जितनी लगती हैं, जितना भी फ्री टाइम है, तो बच्चे उसी जन्नत में ही जो है वो बैठ के और जहाँ बैठे हैं बिल्कुल मेरे शीशे के ये ठीक आप पीछे बैठे जो हो, है वो- आपके बिल्कुल पीछे वो जन्नत का एरिया है। तो अभी तो खाली लग रहा है क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप जब भी आएंगे वर्किंग डेज़ में तो आप देखेंगे ये भरा रहता है सारा जी। और सर आपके यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलते हैं, जी, तो वो कौन कौन से हैं सर? देखिए हमारे पास लगभग 9 कोर्सेज ऐसे हैं जो अपना स्पेनिश, जर्मन, जो फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, पंजाबी सर्टिफिकेट कोर्स भी चलता है। और हमारे यहाँ एक फॉरेंसिक का कोर्स भी चलता था जो बंद हो गया था, लेकिन इस बार हम वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लगभग स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन में हमारे मैक्सिमम बच्चे आते हैं और वो जो है अच्छे चल रहे हैं कोर्सेज, बच्चे उसमें अच्छा कर रहे हैं बहुत। अभी सर पिछले दिनों आपका एक टाई अप भी हुआ था एक कंपनी के साथ, जो है वो मास कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग वगैरह कोर्स, जी, उनकी क्या स्थिति है सर? देखिए उसमें थोड़ा अभी चल रहा है, हमने पीछे एडमिशन की कोशिश की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आई कि उसमें थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था। तो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं थोड़ा उसमें रीजनेबल admission बना लें। सकें उसको। हाँ जी, क्योंकि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे इसलिए लगा कि उसको नहीं कम करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही उसका हम निगोशिएट कर रहे हैं उनसे, जैसे ही कोई MOU हमारा साइन होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर डाउन होगा, तो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट आदमी है लास्ट लाइन में उसको भी वो एडमिशन मिल पाए, तो मतलब हर बच्चे तक वो पहुँच पाए, क्योंकि अभी वो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हाई था। जी। तो उसकी वजह से जो हमारे पास लिमिटेड बच्चे आ रहे थे, तो हमने कहा नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, आप इसको रिड्यूस करें और रिड्यूस करके मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनको आप इसको इनरोल करें। अच्छा सर, आपके जो एलुमनीज हैं कॉलेज के, वो कौन कौन से पॉपुलर हैं? सर बहुत सारे हैं सर। मोहिंदर अमरनाथ हमारे यहाँ के हैं, अपना रब्बी शेरगिल हमारे यहाँ के हैं, बहुत सारे मतलब IPS IAS ऑफिसर्स हैं। हमने उनको कई बार हम उनको चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं। पुलिस सर्विसेज में आप देखेंगे IPS में बहुत सारे हैं। अभी लास्ट अभी प्रोग्राम में हमने जो DCP हैं इलाके के उनको बुलाया हुआ, तो वो भी हमारे एलुमनाई हैं। जो आपके मॉरिस नगर के SHO वो भी हमारे एलुमनाई हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको हमारे यहाँ मिलेंगे जो अच्छे पोस्टों पे लगे हुए हैं और कॉलेज को अपना टाइम पूरा देते हैं, हम बुलाते हैं। तो सर जो है वो कॉलेज एलुमनी मीट कराता है? कॉलेज एलुमनाई मीट कराता है, तो उसमें जितने बच्चे जो साल में एक बार ही होती है वो, तो अभी भी इसी महीने होने वाली है, तो इसमें हम कराते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे एलुमनाई जो आते हैं, बहुत सारे बाहर भी हैं, विदेशों में सेटल हैं, वो भी आते हैं। मॉरिशस में हमारे कई बच्चे हैं, वो भी अभी पिछले हफ्ते आए हुए थे मिलने के लिए। तो वो खैर कई तो मेरे से भी उम्र में बड़े हैं और पुराने चल रहे हैं, तो लेकिन उनका अभी भी अपने कॉलेज के साथ जो है रिलेशन है। इवन हमारे मेयर साहब भी वो यहीं के पढ़े हुए हैं, जो दिल्ली के मेयर हैं, वो भी राजा इकबाल जी, वो भी यहाँ के हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट जो हैं हमारे अच्छे राजनीति में हो, चाहे IAS में हो, चाहे IPS में हो, UPSC में हो, हर जगह आपको मिले। तो सर अभी जैसे पिछले दिनों जब UPSC का रिजल्ट आया था, तो इस बार DU के कॉलेजेस से बहुत से जो है वो एस्पिरेंट निकले जी। तो आपके कॉलेज में सर जो है वो? हमारे कॉलेज में 3 निकले हैं अपना IAS में, उसमें UPSC में, तो तीनों, एक 18th रैंक था, एक 200 समथिंग था, एक 46 ऐसे कुछ। तो 3 अलग अलग हर साल लगभग 2 या 3 जो है IAS या UPSC क्लियर करके आते हैं बच्चे। अच्छा, तो क्या सर आपको लगता है कि जैसे कभी DU जो है वो IAS की फैक्ट्री हुआ करती थी जी, तो अभी DU के कॉलेजेस में, खासतौर पे आपके कॉलेज में भी जो है शुरू किया जाए कि कुछ ट्रेनिंग कराएं बच्चों को, जिससे उनको UPSC की तैयारी में फ़ायदा हो? देखिए UPSC की तैयारी कई संस्थाएं करा रही हैं, NGOs भी बहुत सारी हैं। हमने भी अपने यहाँ एक बार ही खोला था IAS अकेडमी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कारण ये था कि बहुत सारे बच्चे उसमें नहीं आ पाए एडमिशन लेने के लिए। तो आपको पता है अगर एडमिशन नहीं आते तो फिर वो रन करना इंस्टीट्यूट मुश्किल हो जाता है। तो 4-5 साल हमने चलाया था वो यहाँ पे, लेकिन वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर DU चाहे तो एक सेंट्रलाइज ऐसी एकेडमी DU खोल सकती है, जिसमें वो सेंट्रलाइज एडमिशन करके और जो बच्चे IAS वगैरह UPSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको प्रोत्साहन दे सकती है। जी। और 2022 और 23 ये 2 साल ऐसे थे जब आपके कॉलेज ने भी जो है वो बच्चों को CUT फॉर्म, जब उसके बाद CSAS फॉर्म भरवाने में मदद करी DU की, तो क्या सर इस बार भी जो है वो आपके कॉलेज के कुछ टीचर्स या वॉलंटियर्स काम करेंगे? ये हम हमेशा करते हैं। इवन हमारा भी 2 दिन का कैंप भी लगा था
गुरुद्वारा रकाबगंज में। मैनेजमेंट भी हमारी और पेरेंट बॉडी भी जो है इस बारे में बहुत सिंसियर है और सीरियस है कि भी बच्चों को जितनी फैसिलिटी दे सकें वो देनी चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, हेल्प डेस्क हमारे लगते हैं, बच्चों को पूरे फॉर्म हम भरवाते हैं, टीचर हमारे पूरे मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप एडमिशन लें, फॉर्म भरें। और इवन पेरेंट बॉडी हमारी जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, वो हमेशा 2-3 दिन का जो है वो अपने यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज में कैंप लगाती है। तो इस बार भी लगा था, 1 और 2 मई को लगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है सर कि ड्यू के कॉलेजेस में बच्चों एडमिशन लेने का तो क्रेज़ रहता है उनका जी, लेकिन अटेंडेंस एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जी। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे कॉलेजेस परेशान है कि स्टूडेंट्स क्लासेस में नहीं आते हैं और कुछ कॉलेजेस ने तो ग्रेडेड डिटेंशन भी किया बच्चों का। जी। तो आपके कॉलेज की क्या स्थिति है सर? देखो, ये समस्या तो है ही। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों को ड्यूल डिग्री का भी कोर्स करना शुरू कर दिया। अब ड्यूल डिग्री में बच्चा जो है वो जो कोई सीए भी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बच्चे जो हैं वो मोस्टली इग्नोर करते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है जो हम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अब इसमें हम बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते कि बच्चों को डिटेन कर लें या कुछ कर लें। ये है कि अगर बच्चा आता है, उसकी कंटिन्यूस असेसमेंट भी होती है, इंटरनल असेसमेंट भी होती है, पर वो अटेंडेंस का क्योंकि ये मैकेनिज़्म कोई निकालना चाहिए जिसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी ही कोई डिसीजन करके हमें बताए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम ऐसे बच्चों को डिटेन करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो मोर देन 50% बच्चा जो है वो डिटेन हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, पर कोई मैकेनिज़्म निकालना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो अटेंडेंस के लिए आएँ, कॉलेज आएँ, अटेंड करें। एक और भी चीज़ है सर, जो है वो फीस लगातार जो है महंगी होती जा रही है और बहुत सारे जो है बच्चे कट ऑफ में आने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते कि वो फीस एक बड़ा कंपोनेंट उनके लिए हो जाता है। बाद में एफएसएस से उनकी फ़ीस वापस होती है लेकिन तत्काल फ़ीस भरने के लिए कई बार पैसे नहीं होते हैं जी। उसको लेकर सर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे आपके कुछ हो रहा है सर? देखिए, हम ये करते हैं कि लगभग आप मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर में तो देखो सारी फीस यूनिवर्सिटी के उधर जाती है। तो हम ये करते हैं कि जैसे ही बच्चा मतलब किसी को प्रॉब्लम है या फ़ीस नहीं दे सकता, तो हम अपने लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे टीचर भी जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनको उनकी फ़ीस भरने को भी तैयार रहते हैं, उनको स्कॉलरशिप देने को तैयार रहते हैं, उनको जो भी फाइनेंशियल हेल्प होती है हम करते हैं। लगभग 150-200 बच्चे हम हमेशा हर साल फर्स्ट ईयर के जो हैं उनको हम फंड करते हैं। तो चाहे वो 50% करें, चाहे 75% करें, वो हमारी कमेटी बैठती है, कमेटी डिसाइड करती है। तो हम उसको इमीडिएटली देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो इसका आपकी कॉलेज के सर माहौल की बात है और दिल्ली में जब पेरेंट्स गर्ल्स को भेजते हैं बाहर, क्योंकि सीयूटी से आने के बाद बाहर से गर्ल्स बहुत आ रही हैं, तो गर्ल्स सेफ्टी का कोई इशू लेकर भी कभी कोई आया आपके पास सर? सर ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ 2 हॉस्टल गर्ल्स के चल रहे हैं जी, और दोनों हॉस्टल बहुत अच्छे चल रहे हैं और कोई गर्ल्स के आज तक हमें कोई कंप्लेंट ऐसी आई नहीं है। हॉस्टल में छोटी मोटी अपनी वो उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं, या हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आती है, वो हम कोशिश करके तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा कोई मतलब सेक्सुअल हरासमेंट को लेके या कोई हरासमेंट को लेके ऐसी कोई कंप्लेंट जो है वो नहीं आती। जी। 2/8/2024 को आपने कार्यभार संभाला था जी, और हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल जो है वो होने को हैं जी। कोई ऐसी चीज़ है सर जो है मलाल हो आपको कि मैं अभी तक नहीं कर पाया ये? सर मैं कई चीज़ें नहीं कर पाया अभी। जी। नंबर 1 तो यह है कि मैंने बिल्डिंग रिपेयर करनी थी, वो रिपेयर ज़रूर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, लेकिन कुछ काम किए भी हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस छुट्टियों में शायद वो बिल्डिंग वाला काम भी हो पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि 4th ईयर आपका इम्प्लीमेंट हो गया, 4th ईयर के लिए हमारे क्लासरूम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इस फ्रंट के ऊपर मैं लगा हूँ, उसी में मेरे को लगता है कि मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ। अदरवाइज़ बहुत काम हमने किए भी हैं, बहुत अच्छा सेमिनार हॉल हमने पूरा बनाया, PWD स्टूडेंट के लिए हमने पूरा लाइब्रेरी में एक सेपरेट उनको सिटिंग बनाने के लिए दिया। पूरी लाइब्रेरी जो हमने सेंट्रलाइज ऐसी कर दी, अभी भी जाएंगे आप 150-200 बच्चा आपको पढ़ता मिलेगा लाइब्रेरी में, जो कि पहले नहीं था। जी। और कॉलेज में पढ़ाई का एक माहौल बना जो मुझे लगता है कि पहले नहीं था। अब बच्चों को पता है कि AC लगे हैं, सेंट्रलाइज AC हैं, तो एक ठंडे वातावरण में
दिमाग भी शांत रहता है तो पढ़ाई के लिए अच्छा रहता है। तो उसमें आपको पता लगेगा भाई 150-200 बच्चा हमारा डेली आपको शाम को 5-6 बजे तक भी बैठे होंगे, आपको मिलेंगे पढ़ते। जी, जैसे आपने सर 4th ईयर का जिक्र किया जी, तो लगभग 30% स्टूडेंट्स ने 4th ईयर ऑप्ट किया था। जी। आपको लगता है सर कि अभी इस सेशन में जो है वो कितना % बच्चा 4th ईयर ऑप्ट करेगा? देखिए डिपेंड करता है। एक 4th ईयर में देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 4th ईयर में बहुत अच्छा कोई हमने वो कर दिया। 30% आया था, बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ भी किया। अभी पहले साल में बच्चों को पता ही नहीं था भी 4th ईयर में करना क्या है, तो इसलिए उनके वो डबल माइंडेड थे और इसलिए पता नहीं लगा उन्होंने, कईयों ने ऑप्ट नहीं किया। अब हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं। 15 तारीख की मैंने अपने साइंसेज में मीटिंग रखी हुई है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि 3rd ईयर में और 4th ईयर में वो एडमिशन लें। तो इस तरह की अब मीटिंग्स हम डेली स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, ताकि बच्चों को मोटिवेट करके कि भाई 4th ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लो। क्योंकि उसका फ़ायदा ये भी है कि 4th ईयर के बाद इमीडिएटली आपको अगर MA करनी है 5th ईयर में तो CUT देने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो बच्चों को समझाना पड़ता है भी बाद में तुम्हें CUT दे के 2 साल की करनी पड़ेगी, तो इससे बेटर यही है कि आप इसको करके 1 साल का वो आप डिपार्टमेंट से करें। तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देखो पहले साल में 2-3 साल आपको पता ही है, कोई भी कोर्स स्टार्ट करना हो, कोई भी फील्ड में जाना हो, उसमें टाइम लगता है बच्चों को समझने में। और बच्चे अभी खुद ही कंफ्यूज थे भी, कोई कहता है करें कि ना करें। एक बच्चा दूसरे को कह देता नहीं करनी, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं करता। तो ये होता है कि मेरा दोस्त नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। अभी तो ये नहीं किसी ने कहा भाई 4th ईयर बेकार है या कुछ है, वो ये कहते हैं कि मेरा दोस्त नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा करके, मैं भी नहीं कर रहा। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आपका दोस्त नहीं कर रहा, इसका मतलब ये उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन 4th ईयर करना चाहिए और 4th ईयर करने से आपको ये बेनिफिट होंगे। तो अब मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हर कॉलेज के हर प्रिंसिपल को, हर टीचर को अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि ये 30% से इंक्रीज़ हो नंबर। जी, लेकिन सर ये पहला साल होगा जब CUT PG से भी बच्चे आएंगे और जिन्होंने 4th ईयर किया है वो भी 1 ईयर PG में करेंगे, तो सर वो कोर्स चलाने में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोर्स चलाने में दिक्कत, अब उन्होंने सेपरेट ही एडमिशन कर दिए, दोनों के ग्रुप ही अलग कर दिए हैं। जब दोनों के ग्रुप अलग कर दिए हैं तो एडमिशन में क्या इंडस्ट्री में भी जो है वो कोई मैसेज पॉजिटिव जाएगा या फिर कहीं कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो 5 साल का आपका वो चाहिए। आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हो 5 साल के करते हो, ठीक है। आप मेडिकल करते हो वो भी 5 साल की चलती है, आप BTech करते हो वो भी 4 साल चलती है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, तो आप उसको उस नज़र से ना देखें। इसमें 5 साल जो करेगा वो भी है, 4th ईयर करके 1 ईयर करेगा MA या MCOM, तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा और इंडस्ट्री को इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। जी, और सर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट की क्या स्थिति है सर? प्लेसमेंट सर हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अभी पीछे हमने जॉब फेयर भी लगाया, आपने देखा होगा। और हम सिर्फ अपने कॉलेज तक सीमित नहीं रहते। जो हमने जॉब फेयर पिछली बार लगाया उसमें हमारे पास 66 कंपनियाँ आई थी, और उसमें हमने ओपन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट किया था। और उसमें नतीजा ये हुआ कि कम से कम 350 पौने 400 बच्चे जो हैं वो कंपनियां जो हैं वो लेके गई। मतलब आपके कॉलेज के बच्चे थे, दूसरे कॉलेज के बच्चे भी आ सकते हैं? हाँ, हमने जो किया अपने कॉलेज के तो जाते ही हैं हमारे पास लगभग 37 कंपनीज आती हैं जो अपने कॉलेज के लिए, और वो हमेशा ही 250-300 बच्चे जो हैं हमारे वो ले जाती हैं। बहुत सारी हैं, डेलॉयट्स वगैरह, ये सारी HP हो गए, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वो ले जाती हैं। सिमिलरली हमने जॉब फेयर में ये कहा था कि भाई ऐसा बड़ा करें जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी फ़ायदा हो, दूसरे कॉलेजों के। तो हमने वो किया इस साल, और उसमें आप मानोगे नहीं 2000 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट कॉलेजेस से। 2000 बच्चा आया, और 2000 बच्चों में से 350 पौने 400 के करीब बच्चे जो है वो इंडस्ट्री ने लिए। मतलब ऑलमोस्ट 25% जो है बच्चे बिल्कुल प्लेस्ड हो गए। बिल्कुल। ये सर यहाँ एक और सवाल उठता है कि पीछे एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि अब जो है ग्रेजुएशन की डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर कर रहा है, जी, जो है कंपनियां ये चाह रही हैं। कितने सहमत हैं आप इस बात से सर? देखिए, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो थ्योरी पार्ट होता है हमारा, उससे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो स्किल है आपकी उससे फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो एक आपको एडवांटेज है कि भाई मेरे को कंप्यूटर आता है तो कंपनी आपको क्यों हायर करे। पहले तो ये सवाल पैदा होता है, मेरे पास कोई स्किल होगी तभी मुझे हायर करेगी। डिग्री सबने की होती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू पे बैठते हैं कंपनी के सामने तो वो पूछते हैं भाई तुम्हारे को कोई एक्स्ट्रा स्किल आती है, तो वो स्किल कोई भी हो सकती है।
हमारे यहाँ फ्रेंच जर्मन वाले बच्चे जो हैं वो भी तो स्किल है ना, उनको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज आती है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे इंडिया में आ रही हैं, तो उनका मेन मकसद क्या है, वो कहते हैं आपको एक फॉरेन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज भी आनी चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तब हम आपको हायर करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए प्लेस हो रहे हैं। एम्बेसीज में ट्रांसलेटर चाहिए आपको, तो वहाँ पे भी आपको फॉरेन लैंग्वेज वाला और लोकल लैंग्वेज वाला चाहिए। तो एक स्किल, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो, चाहे आपको लैंग्वेज से रिलेटेड हो, स्किल आपको आनी चाहिए। उससे आपको एडेड एडवांटेज मिलता है प्लेसमेंट में। जी सर, एनईपी को रिव्यू करने की भी मांग पिछले दिनों डूटा ने उठाई थी जी, क्योंकि वो भी उसको काफ़ी समय हो गया, सीयूटी के भी 5 साल हो गए। तो आप, क्योंकि आप शिक्षक नेता भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सर कि एनईपी सही दिशा में जा रहा है या रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए, टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ जो है उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर उसके आउटकम अच्छे आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर उसके आउटकम अच्छे नहीं आ रहे तो उसको रिव्यू करके और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा पहले भी FIUP एक आया था और उसमें भी सक्सेस नहीं मिली थी, तो वो बंद हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि NEP अभी नया शुरू हुआ, अभी 2-3 साल हुए आपके पास, 4 साल, लेकिन NEP में अभी गुंजाइश हर चीज़ की रिव्यू करने की और आगे अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है जहाँ पे अभी भी कोई कमी रह गई है तो उसको रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें। 4th ईयर है, अगर बच्चों की बेहतरी के लिए और इसमें एडिशंस हो सकती हैं तो की जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि सर जो सेक कोर्सेज और वैक कोर्सेज हैं उनको लेकर स्टूडेंट्स में एक बड़ा जो है वो मिक्स रिएक्शन है। हाँ। कुछ कहते हैं क्लासेस बहुत देर तक चलती हैं इन्हीं की वजह से, इनको थोड़ा सा जो है रिवैम्प करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लगता है कि देखिए, हमारा आपने इंडस्ट्री की बात की थी, मुझे लगता है कि अगर आप स्किल की बात कर रहे हैं तो 4th ईयर बजाय आप उसको थ्योरेटिकल पार्ट के, आप उसको स्किल से जोड़ दें जो इंडस्ट्री की डिमांड के साथ चलती है, तो इसके रिज़ल्ट और बढ़िया होंगे। जी, चलते चलते सर फिर वापस वहीं से आते हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। सीयूटी की परीक्षाएं होने वाली हैं जी। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सर आप क्या संदेश देंगे? अब मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी एक ही बात कहूँगा जी, देखिए सीयूटी कोई घबराने वाली बात नहीं है और अननेसेसरीली बहुत सारे पैसे बच्चों के पेरेंट्स को नहीं खर्चने चाहिए कि भाई सीयूटी के एग्ज़ाम 20-25 हज़ार रुपये दे के आप महीने का कोर्स करा के, क्रैश कोर्स करके और उसको करें। मैंने पहले भी बताया था, NCERT का 12th का जो सिलेबस था वही सारा सिलेबस जो है वो आएगा। सिर्फ इंग्लिश में मैंने कहा है कि उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें आप कंप्रिहेंसिव और दूसरी चीज़ें आएंगी, वो बिल्कुल 12th वाला NCERT वाला नहीं है। वो थोड़ा बहुत आप देख लें और अपना जो आपने 12वीं में एग्ज़ाम दिया था बोर्ड का, वो सारा NCERT का सिलेबस एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और इन तमाम सवालों पे बात की। और कुछ और सवाल होंगे फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।